बच्चों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडीएस क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट, क्लास 10 का पहला चैप्टर होगा। इसमें हम पढ़ेंगे जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम देखिए बच्चों, इसमें जैव प्रक्रम का तात्पर्य क्या है देख ही रहा है। इसी में जो देख रहे हैं हम लोग कि इसी में दे दिया है कि जैव प्रक्रम। प्रक्रम का मतलब ये होता है प्रक्रिया, अर्थात जीवों में होने वाली प्रक्रियाएं, जीवों में चलने वाली दैनिक प्रक्रियाओं को ही क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सजीवों में होने वाली प्रक्रियाएं, सजीवों में होने वाली प्रक्रियाएं। अब सजीवों में होने वाली प्रक्रियाओं को ये क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। तो वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं, आइए देखते हैं बच्चों। तो वह क्रियाएं जो होती है हमारे अंदर, पाचन है, श्वसन है, उत्सर्जन है, वहन है, परिवहन, जनन आदि। ये सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं, इन्हीं घटनाओं को जो सजीवों को क्या करती है, एक महत्वपूर्ण और दिन प्रतिदिन जीने के लिए उसे क्या करती है? अग्रेसिव करती है, उसको जारी रखने का कार्य करती है। यही तो हमारी है जैव प्रक्रम। तो ये जैव प्रक्रम समझ लिए। अब घटना होती है बच्चों जैव रासायनिक प्रक्रियाएं। देखिए जैव रासायनिक प्रक्रियाएं, अब देखिए जैव रासायनिक प्रक्रियाएं, केमिकल प्रोसेस क्या कह रहा है कि बायोकेमिकल प्रोसेस है क्या? तो बायोकेमिकल प्रोसेस के अंतर्गत ये होगी कि जीवों के अंतर्गत जो रासायनिक रूप से क्रियाएं क्या होगी? संपन्न होती है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि सजीवों में होने वाली रासायनिक क्रियाएं, सजीवों में होने वाली रासायनिक क्रियाओं को ही हम क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं जैव रासायनिक प्रक्रियाएं। अब और जैव रासायनिक प्रक्रियाएं है क्या? तो आइए देखते हैं बच्चों। तो जैव रासायनिक क्रियाएं क्या है कि जैसे आपने भोजन किया तो उस भोजन का पाचन होना तो जरूरी है। अब पाचन होगा क्या? आपने तो भोजन ठूस लिया, तो जब भोजन ठूस लिया तो उसके अंतर्गत पानी भी डाल दिया, लेकिन वो पानी तो पचाएगा नहीं उसके अंतर्गत। तो पानी जब नहीं पचाएगा तो हमारे शरीर के अंतर्गत इतने एंजाइम्स, हार्मोन्स जो है उसको भोजन को क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तो तोड़ेंगे तो उसमें क्या होगा? कुछ प्रक्रियाएं जो होंगी उसको मिलाएंगे, मिलाने के बाद उसको क्या करेंगे? धीरे धीरे हम क्या कर देंगे? उसे रिलीज करके ऊर्जा देगी। तो वही तो है जैव रासायनिक प्रक्रियाएं। श्वसन भी आ जाएगा इसमें। श्वसन है, पाचन है, श्वसन है। तो इन सभी क्रियाओं को क्या कहते हैं? जैव रासायनिक क्रियाएं, प्रक्रियाएं कहते हैं। अब जैव रासायनिक प्रक्रिया में आए घटना क्या? एक होता है अपचयन और दूसरा होता है उपचयन। अपचयन और एक घटना होती है उपचयन। देखिए अपचयन की घटना क्या होती है? अपचयन जो होती है बच्चों, इसमें घटना क्या होगी कि बड़े अणु जो होंगे, अर्थात जैविक क्रियाओं में बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना, छोटे अणुओं में टूटना। अब कह रहे हैं कि जैविक क्रियाओं में जो जैविक क्रियाएं हो रही है, उन बायो प्रोसेस जो हो रही है, उस बायो प्रोसेस के अंतर्गत जो दैनिक क्रियाएं हो रही हैं, उनके बड़े अणु, जो बड़े बड़े अणु हैं, उन बड़े बड़े अणुओं को क्या करना? छोटे छोटे अणुओं में क्या कर देगा? तोड़ देगा। तो इस तोड़ने की घटना को हम क्या कहते हैं? अपचय। उसे क्या कहते हैं? अपचय। और एक होता है उपचय। तो उपचय में क्या होगा कि जैसे आपने पाचन, अब भोजन जो है आपने भोजन कर लिया, रोटी को तोड़े, अब पार्टी में गए हैं तो तौर तौर खा रहे हैं। तो जब तौर तौर खा रहे हैं तो मान लीजिए उसको आधा कुचे आधा नहीं कुचे, तो लेकिन जब क्या होगा घटना कि उसको पचा करके आपको शरीर को ऊर्जा भी तो देना है। अब जो भोजन किए जा रहे हैं
तो शरीर का काम थोड़ा है कि वैसे ही उसको रिलीज कर देगी, बाहर निकाल देगी। उसका भी काम है कि आपको क्या करना, बॉडी को ऊर्जा देना। तो बॉडी को जब ऊर्जा कब देगी कि जितना भी बड़े बड़े रोटियां, बड़े बड़े पुड़िया मारे हैं सर, उसको क्या करेगी, छोटे छोटे अणु में तोड़ेगी, उसको पचाएगी, एकदम पीस देगी, उसको लुगदी तैयार कर देगी। और जब तोड़ देगी तो क्या करेगी, अणुओं में तोड़ देगी, और तोड़ने के बाद ही क्या करेगी, ऊर्जा देगी। तो वो घटना कब होगा, पाचन और श्वसन में हम कह सकते हैं कि पाचन और श्वसन की घटना जो है हमारी, पाचन एवं श्वसन। तो पाचन एवं श्वसन की घटना जो है ये क्या आएगी, अपचय। उसके बाद जो आती है एक घटना हमारी आती है उपचय की घटना। उपचय क्रिया क्या होती है, इसमें हम देख लिए कि अपचय या अपचय क्रिया कहते हैं, इसी को उपचय क्रिया। देखिए आते हैं उपचय क्रिया। उपचय क्रिया में क्या होगा कि ठीक ऐसी क्रियाएं होंगी जो बड़े अणु छोटे अणु में टूट रहे थे, अब छोटे छोटे अणुओं का मिलकर के क्या होना, बड़ी क्रियाओं में सम्मिलित होना। हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो छोटे छोटे अणुओं का वह जैविक क्रिया, वह जैविक क्रिया जिसमें छोटे छोटे अणुओं का मिल करके छोटे छोटे अणुओं का मिलकर बड़े अणु का निर्माण करना, बड़े अणु का निर्माण करना। अब देखिए बच्चों कि छोटे छोटे अणु का वह जैविक क्रिया, वह बायो प्रोसेस जिसके अंतर्गत छोटे छोटे चीजें मिल करके और बड़ी चीजें मिलाने का क्या करती है, काम करती है। आइए मैं दैनिक जीवन से उदाहरण थोड़ा बताता हूं। अब क्या होता है कि जैसे देखते हैं कि आपका एग रोल वाला क्या करता है कि थोड़ा प्याज डालता है, मिर्चा डालता है, नमक डालता है, मिर्च डालता है, उसके बाद क्या करता है कि उसमें ब्रेड डालता है, अंडे डालता है, सबको मिला करके एक ही में घोल घाल के क्या करता है, आपको एग रोल बना करके दे देता है। खूब पूरी तरह से क्या करते हैं, खाने का कार्य करते हैं। वैसे ही देखिए क्या करता है कि जो नेचुरल प्रोसेस होती है, जो हमारी नेचुरल प्राकृतिक है, वो कैसे बनाती है, तो आप जानते हैं कि इसमें घटना जो आएगी उपचय क्रिया के अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण की बात समझिए। प्रकाश संश्लेषण, अब प्रकाश संश्लेषण तो होइबे करेगा जब सूर्य की प्रकाश मिलेगी तब, लेकिन सूर्य की प्रकाश मिलेगा तो उस घटना में क्या होगा कि उसको चाहिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, साथ ही साथ इसको क्या चाहिए, H2O चाहिए, पानी चाहिए, उसके बाद चाहिए सनलाइट। तो CO2 H2O सनलाइट चाहिए, उसके बाद चाहिए मिनरल्स, मिनरल भी चाहिए। और जब इन सभी चीजों को ले लेता है एक पौधा, तो इन सभी चीजों को लेकर के और उसके बाद क्या करता है, पूरी तरह से अपनी प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के फलस्वरूप जो है क्या करता है, अपना भोजन तैयार कर देता है, स्टार्च के रूप में भोजन तैयार कर देता है। तो वही तो एक क्या है, उपचय क्रिया है। कह रहा है कि जिसमें छोटे छोटे अणु का मिल करके बड़े अणु का निर्माण कर देना। तो कार्बन डाइऑक्साइड लिया, जल लिया, सनलाइट लिया और मिनरल्स ले लिया, इन सभी को लेकर के क्या बना दिया, स्टार्च बना दिया। तो जब स्टार्च बन गया तो वो भी तो एक भोजन तैयार हो गया। तो वही जो कहता है, उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, उपचयी क्रिया कहते हैं। अब देखिए बच्चों, हमने बता दिया कि उपचयी और अपचयी क्या होती है। तो देखिए अपचयी क्रिया, अपचयी क्रिया प्लस उपचयी क्रिया बराबर मिलकर के होता है उपचय। अपचयी धन उपचयी बराबर उपापचयी, उपापचयी क्रिया। मतलब हम कह सकते हैं कैटाबोलिज्म प्लस एनाबोलिज्म बराबर मेटाबॉलिज्म। ये सारी क्रियाएं जो होती हैं हमने देख लिया कि उपचयी क्रिया, उपचयी प्लस अपचयी बराबर मिलकर के उपापचयी क्रियाएं होती हैं, जो दोनों क्रियाएं एक साथ चल सकेगी। तो अब देखते हैं आगे, हम घटना देखते हैं बच्चों। अब पढ़ेंगे हम लोग पोषण। अब क्या होता है, पोषण क्या होगा। तो पोषण तो भाई जरूरी है ना, है एकदम। पोषण अब कैसे जरूरी है कि किसी भी चीज के लिए पोषण मतलब क्या होता है कि जीवों द्वारा, पोषण क्या है देखिए, जीवों द्वारा ना खनिज पदार्थों को प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। जीवों द्वारा, जीवों द्वारा खनिज पदार्थ, खनिज या पोषक पदार्थों को
प्राप्त करने की क्रिया, पोषक पदार्थों को प्राप्त करने की क्रिया पोषण कहलाती है। अब देखिए कौन है कि पोषण, न्यूट्रिशन, तो पोषण क्या है? जीवों द्वारा खनिज पदार्थ होगा चाहे पोषक पदार्थ होंगे, तो उन पोषक पदार्थों को प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। अब वो खनिज पदार्थ या पोषक पदार्थ क्या है? तो पोषक पदार्थ देखिए, पोषक पदार्थ जो बच्चों खनिज, विटामिन, खनिज है, विटामिन है, प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, और जल है। ये सब चीजें जो है हमारी क्या है? पोषक पदार्थ है। तो पोषक पदार्थ को जब हम प्राप्त करेंगे, जब शरीर के अंदर डालेंगे, तभी तो हमें क्या मिलेगा? पोषण मिलेगा। तभी तो हम क्या करेंगे? कोई आगे क्रियाएं, आगे प्रोसेस करेंगे। आइए अब देखते हैं कि पोषण क्यों आवश्यक है। पोषण की आवश्यकता, अब देखिए पोषण की आवश्यकता क्यों है बच्चों? तो जानते तो सब बच्चे हैं कि पोषण की आवश्यकता होती ही क्यों है। तो देखिए पोषण की आवश्यकता होगी, हम कह सकते हैं यहां पे, पहला वृद्धि करने के लिए, दूसरा टूट फूट की मरम्मत के लिए, तीसरा रोग प्रतिरक्षा, बढ़ाने के लिए, चौथा कह सकते हैं ऊर्जा के लिए। और मेन तक हुआ यही है, ऊर्जा के लिए। पोषण की आवश्यकता तो सबसे जरूरी यही है कि ऊर्जा के लिए। अब मान लीजिए आपको ऊर्जा नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे आप? तो सबसे जरूरी चीज क्या है? ऊर्जा के लिए हम जो पोषण करते हैं वह ऊर्जा के लिए करते हैं कि जिससे हमें ऊर्जा मिले, और एनर्जी जब मिलेगी तो हम किसी भी एक्टिव, किसी भी क्रिया को, किसी भी हम कार्य को आसानी पूर्वक कर सकते हैं। दूसरी बात है वृद्धि करने के लिए, जब ऊर्जा मिलेगी तभी ना बढ़ेगा। तो तभी इंसान या पौधे जो कुछ भी होंगे, जब उनको क्या मिलेगा? पोषक पदार्थ मिलेगा तो वो बढ़ना शुरू कर देगा। तो वृद्धि करने के लिए होती है, टूट फूट की मरम्मत करने के लिए। अब टूट फूट की मरम्मत करने के लिए जब करेंगे तो क्या होगा कि मान लीजिए कोई अंग जो है टूट गया, कोई फूट गया, फट गया ऑलरेडी, तो मरहम लगाने से थोड़े हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? उसके लिए क्या होगा? पोषक पदार्थ लेना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब कहेंगे मरहम ले लीजिए, दवाई ले लीजिए, तो दवाई के साथ साथ क्या करेगा? उस जाकर के शरीर को हमारे एक्टिव करेगा, तो पोषक पदार्थ के रूप में काम करेगा, और पोषक पदार्थ जब मिलेगा तो टूट फूट की हमारी क्या होगी? शरीर की मरम्मत भी हो जाएगी। दूसरी आती है प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए। अब जो भी हम विटामिन, खनिज पदार्थ या अन्य चीजें जो लेते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर जाती है, और शरीर के अंदर जैसे ही जाती है तो वो हमारे शरीर के अंतर्गत जितने भी हमारे हार्मोन्स या जितने भी हमारे अंग हैं जो काम करते हैं हमारे पोषक के लिए, उनको क्या करती है? एक्टिव कर देती है। और जब एक्टिव कर देगी तो रोग प्रतिरक्षक क्षमता बढ़ा देगी। ऑलरेडी घर में घुसना ही नहीं देगी कीटाणुओं को। तो ये था हमारे पोषण और पोषण की आवश्यकता। अब देखिए बच्चों पढ़ेंगे पोषण के प्रकार। तो पोषण जो होता है दो प्रकार का है। एक होता है हमारा स्वपोषण, ऑटोट्रॉफ्स, और दूसरा होता है परपोषण, या इसे कहते हैं विषम पोषण, हेट्रोट्रॉफ्स। तो देखिए स्व पोषण क्या होगा? स्व कहते स्व मतलब अपने, आप पोषण मतलब करना, अर्थात वे हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? स्व पोषण, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। वे सजीव, सजीव का मतलब क्या होगा? यहां पे हरे पेड़ पौधे होंगे।
जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं। ऐसे जीव या ऐसे सजीव जो हरे पेड़ पौधे, हम सजीव क्या करेंगे, हम लोग हरे पेड़ पौधे को ही लेंगे, क्यों हरे पेड़ पौधे जो अपनी क्या करते हैं, खुद स्वयं भोजन बनाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। अब देखिए ऑटोट्रॉफ्स, जैसे पौधा क्या होता है 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड लेने के साथ ही साथ क्या लेता है, जल लेता है 6H2O, और वो लेता है जल, और यहां ले लिया, ये है प्रकाश, ये सूर्य का प्रकाश है, और ये मान लिया क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल। अच्छा, क्लोरोफिल ले लेता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये क्या करता है, अपना ग्लूकोज बनाता है C6H12O6, और साथ ही साथ ये क्या रिलीज करता है, तो 6 अणु ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। देखिए यहाँ पे 6 ऑक्सीजन यहाँ पर है, अब 12 ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो 12 ऑक्सीजन तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पे देखिए C6H12 हाइड्रोजन 12, तो 6 दूनी 12 हो गया, ऑक्सीजन 6 हो गया, तो क्या करता है, ऑक्सीजन रिलीज कर देता है, और वह भोजन जो होता है स्वपोषण में क्या करता है, स्टार्च के रूप में, मंड के रूप में वो भोजन जो है अपना क्या करता है, बना लेता है। तो ये हो गए हमारे स्वपोषण। अब देखिए आता है बच्चों परपोषण, इसी के रिलेट करके बताता हूं। परपोषण क्या होते हैं, वे सजीव जो दूसरे वे सजीव जो हरे पेड़ पौधों या दूसरे पर निर्भर होते हैं, तो दूसरे पर निर्भर होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, विषम पोषण या पर पोषण के नाम से जानते हैं। तो पर पोषण जो है ऑलरेडी हम लोग खुद ही हैं, जब तक गेहूं अनाज चना दाल मटर सब नहीं होगा तब तक हम कैसे होंगे, उस पे हमको उसी को खाना है। अब हमारे शरीर के अंदर जो हमारा पेड़ पौधा कनाव पर थोड़े निकला हुआ है कि हरा पेड़ पौधा जो है कि हम अपना भोजन खुद बना लेंगे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, ऐसा तो है नहीं। तो इसीलिए क्या होता है कि जितने भी जीव होते हैं वह क्या होते हैं, सभी हरे पेड़ पौधे पे क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, परपोषण या विषम पोषण कहते हैं। यही पे कह रहा है कि दूसरे पर निर्भर होते हैं, मान लीजिए कि एक साल रहा होता है बरसात, तो पूरा लगता है त्राहिमाम मच जाता है, देखते हैं कि लगता है कि एकदम सूखा ही पड़ जाएगा। तो समस्या क्या होती है, कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि हम दूसरे पेड़ पौधे पे क्या है, निर्भर है, दूसरे पर ही निर्भर है। अब देखिए विषम पोषण के आधार पर तो विषम पोषण के आधार पर जीव आते हैं बच्चों। यहां पे थोड़ा चले आते हैं हम, तो इसमें देखिए विषम पोषण के आधार पर जो जीव हैं ये आते हैं, पहला शाकाहारी, दूसरा होता है मांसाहारी, तीसरा है सर्वाहारी, चौथा हम कह सकते हैं यहां पे, चौथा पॉइंट कह सकते हैं यहां पे मृतोपजीवी, और पांचवा कह सकते हैं परजीवी। देखिए हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, स्कैवेंजर और पैरासाइट। तो यहां पर देखिए मांसाहारी शाकाहारी क्या होंगे, ये खाली पेड़ पौधे खाएगा, तो जो सिर्फ पेड़ पौधे को ही खाता है उसी को क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। और शाकाहारी में आ जाएगा गाय है, बकरी है आदि। अब मांसाहारी क्या होता है कि वे जीव जो क्या कर रहा है, केवल मांस खाता है, केवल मांस खाते हैं। तो जो केवल मांस खाते हैं उसे क्या कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं। और मांसाहारी का मान लीजिए शेर हो गया, चीता हो गया, ये तो मांसाहारी हो गया। अब आते हैं तीसरा सर्वाहारी, तो वे जीव जो क्या करेगा, शाकाहारी प्लस मांसाहारी, मतलब ये क्या कह रहा है कि जो शाकाहारी भी हो और मांसाहारी भी हो, शाकाहारी प्लस मांसाहारी।
तो शाकाहारी और मांसाहारी इन दोनों होता है, तो इसी को क्या कहते हैं, सर्वाहारी कहते हैं। अब मनुष्य सबसे बड़ा उदाहरण है सर्वाहारी का, ये कुछ और न छोड़ता है, दादेगा सब चीज, तो इस सर्वाहारी हो गया। कहाँ इसको मौका मिलता है तो शाकाहारी बन जाएगा, अब मौका मिलेगा तो मांसाहारी बन जाएगा, आप कब क्या करता है कि दोनों बन जाएगा, तो ईमान सर्वाहारी। तो सर्वाहारी में हमने देखा कि वे जीव क्या होते हैं जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, सर्वाहारी कहते हैं। अब देखिए मृतोपजीवी, इसका नाम ही है मृतोपजीवी, मतलब मृत जो डेड हो गया उसी से क्या करता है, अपना जीवन चलाता है, उसी को हम इसका व्यंजन मृतोपजीवी कहते हैं। तो इसमें आ जाएगा कवक, फफूद, कुकुरमुत्ता। अब देखिए कुकुरमुत्ता तो गांव में देखने को मिलता है ज्यादातर, सड़े गले गोबर हो जाएगा, या सड़े गले स्थानों पर जो होता है ज्यादातर इसको देखने को मिलता है। तो ये क्या है, मृतोपजीवी, क्योंकि मरे हुए जीवों से, मरे हुए जगहों पर या जो घुला होता है उसी जगहों पर क्या होता है, अपना पोषण करता है, तो मृतोपजीवी हो गया। कवक है, फफूंदी है, तो ये सारी चीजें जो होती है मृतोपजीवी होते हैं। अब देखिए परजीवी क्या होता है, तो परजीवी वे जीव होते हैं जो दूसरे पे रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, दूसरे पे रह के काम चला लेता है, उसी को क्या कहते हैं, परजीवी। अब कपड़ा में ढील पड़ जाएगा, क्या है, परजीवी है। दूसरा क्या है कि जू है, जू हो गया, परजीवी हो गया। खटमल बग हो गया, वो परजीवी होता है। दूसरा क्या, जोंक हो गई, वो भी परजीवी होती है। तो ये सारे चीज क्या होते हैं, परजीवी होते हैं, जो दूसरे के शरीरों के ऊपर रह करके अपना क्या करते हैं, भोजन यापन करने का कार्य करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, जीवन यापन करने का कार्य करते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम परजीवी कहते हैं। अब देखिए बच्चों, अब पढ़ेंगे हम संतुलित आहार। बैलेंस डाइट। संतुलित आहार क्या होता है, ऐसा आहार जिसमें सभी प्रकार के पोषक पदार्थ पाए जाते हो। ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट, बैलेंस फूड कहते हैं। अब देखिए आइए थोड़ा सा हम चलते हैं बैलेंस फूड कैसे हमको मिल पाता है। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि आप शादी समारोह में, जब बच्चे जो होते हैं शादी समारोह में जाते हैं तो क्या करते हैं कि देखिए थोड़ा सा सलाद होगा तो गाजर भी उठा लेगा, मूली भी उठा लेता है, प्याज भी उठाता है, उसमें खीरा रहेगा तो खीरा भी उठाता है, नींबू भी उठाता है। उसके साथ ही साथ क्या होता है, रोटी मिलती है, सब्जी मिलती है, दाल मिलता है, चावल मिलता है, सब चीज मिलेगा। ओकरा बादो क्या करेगा कि जा करके थोड़ा सा क्या करता है, वो एक्स्ट्रा फूड काफी भी ले लेगा, थोड़ा सा बड़ी पार्टी है तो दूध मिलेगा तो वो भी ले लेता है। मतलब एक प्रकार से क्या होता है कि सभी प्रकार के बैलेंस डाइट ले लेता है, वो संतुलित आहार मिल जाता है। और जब संतुलित आहार कोई इंसान लेता है तो पूरी तरह से क्या होता है, स्वस्थ होता है। तो संतुलित आहार क्या होता है, सभी लोगों के लिए एक बहुत ही आवश्यक होता है, यदि वह चाहे कि मैं शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से क्या रहूं, स्वस्थ रहूं, स्वस्थ तरीके से रहूं, तो उसको क्या होना चाहिए, बहुत ही जरूरी है संतुलित आहार। अब संतुलित आहार में हम कह सकते हैं कि शादी समारोह में क्या करता है, शादी समारोह में भोजन लेता है। तो ऐसे तो मान लीजिए कि एक नॉर्मल उदाहरण है, ये जनरली मतलब किसी विशेष चीज नहीं कहा जा रहा है, बट क्या होता है देखने को मिलता है, मतलब एक दिखाने का, मतलब एक बात को बताने का उदाहरण का तरीका था, और कोई इससे नहीं एक्सपेक्ट है। दूसरी बात आती है कुपोषण। कुपोषण मालन्यूट्रिशन। अब कुपोषण क्या होता है, तो शरीर के अंतर्गत संतुलित आहार की कमी के कारण, संतुलित आहार की कमी के कारण ठीक ना, हमारे शरीर के अंदर विकार उत्पन्न होना। संतुलित आहार की कमी के कारण शरीर में विकार उत्पन्न होना। और शरीर में संतुलित भोजन नहीं मिलेगा तो हमारे शरीर के अंदर क्या हो जाए, विकार उत्पन्न हो जाएगा। विकार कैसे उत्पन्न होगा, तो गर्दनिया जो है पतला पतला हो जाएगा एकदम, अब पेटवा जो होगा टंकी जैसे निकल जाएगा। देखिए ये शरीर है, ये बालक है, अब इस बालक का शरीर जो होगा ऐसा हो जाएगा, ये शरीर है उसका बेचारे का।
अब गर्दनियां पतली पतली हो जाएगी और इसका पेटवा इस टंकी जैसा निकल जाएगा। अब हथवा गोड़ा जो है पतला पतला हो जाता है, ये पूरा हाथ जो है पतला पतला हो जाएगा। तो इस पेट जो होता है निकल जाता है। तो ये घटना जो होती है अपनी पसलियां जो होती है दिखने लगती है। तो ये जो होता है 10 साल के बच्चों तक देखने को मिलती है कि जो कुपोषण होता है वो शरीर से क्या होता है, स्वस्थ नहीं होता, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होता है। ऐसे बालक जो होते हैं चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो इनको जरूरी चीज होती है कि कम से कम समय पर उनको क्या दिया जाए, पोषक पदार्थ दिया जाए, संतुलित आहार दिया जाए, जिससे बालक को क्या हो जाए, कुपोषण की शिकायत न हो। तो बच्चों ये वीडियो जो थी आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से बनाई गई है। आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाया गया है। ज्यादा से ज्यादा देखें, शेयर करें और देखने के लिए दिल से धन्यवाद।